नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ मुसाफिर कैफ़े दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखित, और आज आप सुनेंगे एपिसोड 10। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड बहुत अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं सुधा और चंदर की दुनिया में। अ से अंडमान निकोबार। सुधा और चंदर पोर्ट ब्लेयर 2 दिन रहने के बाद हैवलॉक आ गए। क्रूज से हैवलॉक से पोर्ट ब्लेयर के बीच की दूरी लगभग 3 घंटे की है। ऐसा कहा जाता है कि हैवलॉक में राधानगर नाम का जो बीच है, वहाँ सूरज इतनी खूबसूरती से डूबता है कि घड़ी खुद सूरज को डूबता हुआ देखने के चक्कर में कुछ देर तक रुक जाया करती है। चंदर और सुधा का होटल राधानगर बीच के बिल्कुल पास था। कमरे में जाकर चंदर ने टीवी ऑन किया तो देखा कि मुश्किल से 2-3 चैनल आ रहे हैं और मोबाइल में सिग्नल आना बंद हो चुका था। कमरे में बिस्तर पर तौलिया दिल की शेप में सजा हुआ था। रंगीन खुशबू वाले फूल बिखरे थे। बाथरूम ऊपर से खुला हुआ था। बाथरूम में सीधे सीधे धूप आती थी। बाथरूम देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर यहाँ 2 लोग साथ नहीं नहाए तो बाथरूम बुरा माने सो माने। छत से छन के झांकती हुई धूप भी बुरा मान जाएगी। कमरे के बाहर 2 कुर्सियां पड़ी हुई थी। समंदर कमरे से केवल 100 मीटर की दूरी पर था। समंदर के पास भी कुछ 1 कुर्सियां पड़ी हुई थी। कुर्सी के थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक बेड जैसा रखा था, जैसा फिल्मों में होता है। कमरे में समंदर की आवाज एकदम साफ आ रही थी। पहली बार जब 2 लोग सबसे करीब आए होंगे तो वो जरूर समंदर का किनारा रहा होगा। सूरज डूब रहा होगा। उन दोनों लोगों ने दिन को डूबने से पहले रोकने की पहली कोशिश की होगी। दिन को रोकने की कोशिश में वो मिलकर पहली बार एक हुए होंगे। ऐसा एक हुए होंगे कि सूरज ने डूबने के बाद 15-20 मिनट उजाला रखा होगा ताकि वो धुंधले उजाले में घुलकर शाम हो जाए। दुनिया तब से ऐसे ही रोज शाम को उन 2 लोगों को खोजती है जो दिन को रोकना चाहते हैं। बस अब हमने उस दुनिया से इधर छोटी सी बहुत सारी दुनिया बना ली है। इस नई दुनिया से हमें फुर्सत नहीं है और उस दुनिया में कदम रखने की पहली शर्त है फुर्सत। चंदर ने अपना मोबाइल बेड पर फेंकते हुए कहा, जगह तो बहुत अच्छी है, बस मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहा। सिग्नल क्या करना है तुमको? हनीमून पे आए हैं, वही करो जो हनीमून पे किया जाता है। क्या किया जाता है हनीमून पे? तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा ये पहला हनीमून है ना। हाँ, मैंने तो जैसे हनीमून में MBA किया है। कुछ तो आइडिया होगा तुम्हें कि क्या करते हैं लोग हनीमून पर। बातें करते होंगे। 2 लोग वैसे भी बातों से ज्यादा अच्छा कुछ कर भी नहीं सकते। सेक्स से याद आया, सेक्स के जस्ट बाद वाली बातें सबसे अच्छी होती हैं। सेक्स के बाद कोई भी बात नहीं करना चाहता। एग्जैक्टली वही जो वो 2-3 मिनट बातें नहीं होती, वही तो होती है सबसे अच्छी बातें। तुम पागल हो, जो बातें नहीं होती वो बातें सबसे अच्छी होती है। पता भी है क्या बोल रही हो? मुझे पता है क्या बोल रही हूँ। तुम कब समझोगे ये बातें? क्या समझना है? यही कि सेक्स के जस्ट बाद जब लड़की लड़के की आंख में जो कुछ ढूंढती है ना, वही होता है प्यार। और उस ढूंढने में जब पहली बार पलक झपकती है, वो होती है पहली बातचीत। खैर छोड़ो, समझ जाओगे। पहला हनीमून है ना तुम्हारा, धीरे धीरे सीख जाओगे। एक बात बोलूं? क्या? मैं दोबारा समझाऊंगी नहीं कुछ भी। तुम्हारी मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है। चुप करो, इतनी भी अच्छी नहीं है। अच्छी है, वैसे समंदर पसंद है तुम्हें? जानबूझकर तुमने समंदर वाली जगह चूज की है ना? हाँ, और क्या। मुझे तो पानी से डर लगता है। मम्मी को एक पंडित जी ने बताया था कि मैं पानी से दूर रहा करूं। पंडित जी ने तो ये भी बोला होगा उस लड़की से भी दूर रहिएगा। वो तो सुना नहीं तुमने? अच्छा, सुनो तो एक बात बोलूं। क्या?
नहाने चले? चलो, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है वैसे मुझे। क्या? यही कि हनीमून पर क्या करते हैं? क्या करते हैं? थोड़ी बातें करते हैं और थोड़ा क्या बोलोगे? और थोड़े के लिए बोलना नहीं पड़ता। सुधा चंदर के साथ बाथरूम में आने वाली धूप, शावर का पानी, शैम्पू, सोप सब साथ नहाए। नहाने के दौरान चंदर सुधा के बीच में जो बातें हुई वो भी नहाई। सुधा चंदर को जहां जहां छूती जा रही थी, चंदर का उतना हिस्सा नहाता जा रहा था। कुछ देर में दोनों नहाकर नए हो गए। अंडमान के दिन ऐसे बीते जैसे वीसीआर में मूवी तेजी से फॉरवर्ड हो जाया करती थी। जहां दिखाई तो सब पड़ता था, लेकिन सुनाई कुछ नहीं पड़ता। जो दिन तेजी से बीत जाते हैं वो अच्छे होते हैं। अच्छे दिनों में रहते हुए कोई ठहर नहीं पाता, और दिन बीतने के बाद के दिनों में वो ठहरना ढूंढता रहता है। जिंदगी असल में बस कुछ न कुछ ढूंढते रहने की ही कहानी है। कुछ न मिला तो वो ढूंढना है जो नहीं मिलता। जब वो मिल जाए तो वो कुछ नया ढूंढना शुरू कर देना। जिस दिन हमें पता चल जाता है कि हम सही में क्या ढूंढने आए हैं, ठीक उसी दिन जिंदगी हमारी तरफ पहला कदम बढ़ाकर हमें ढूंढना शुरू कर देती है। चंदर और सुधा ने हनीमून तो मना लिया, लेकिन चंदर इस रिश्ते में शादी ढूंढ रहा था। और सुधा क्या ढूंढ रही थी? उसको ये सवाल कभी इतना इम्पोर्टेंट लगा ही नहीं। क से कुंडली। घर वालों को शादी के लिए टालते टालते 6 महीने और बीत गए। एक दिन अचानक चंदर की मम्मी ने चंदर के पापा के फोन से फोन करके खबर दी कि वो अगले वीक में हफ्ते भर के लिए आ रही है। चंदर की मम्मी 3-4 लड़कियों की प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट कर चुकी थी। पंगा ये था कि इस बीच सुधा रहेगी कहाँ। उसने अपने आप ही कहा, हफ्ते भर की ही बात है, वो किसी अपने फ्रेंड के यहाँ चली जाएगी। चंदर को बस एक डर ये था कि बाई मम्मी को उसके यहाँ रहने वाली बात बता न दे। ये सोचकर चंदर ने सुधा से कहा कि बाई को 200-400 रुपए देकर समझा दे कि मम्मी से सुधा के वहाँ रहने का कोई जिक्र न करे। मम्मी के आने से पहले वाला हफ्ता बहुत तेजी से बीता। अगले दिन सुबह मम्मी आने वाली थी और सुधा अपने फ्रेंड के यहाँ जाने वाली थी। हफ्ते भर कैसे रहोगी मेरे बिना? जैसे तुम रहोगे। यार, मैं सोच रहा था कि अगर तुम मम्मी से मिल लेती तो कितना अच्छा रहता। मिल लूंगी, उसमें क्या है। वैसे भी पति से कुंडली मिले ना मिले, लड़के की सास और घर की बाई से कुंडली मिलनी चाहिए। यार मजाक नहीं है, मैं सीरियसली सोच रहा हूँ। हाँ तो मिल लूंगी, मैं भी सीरियसली कह रही हूँ। तो मतलब तुम शादी के लिए अब मेंटली प्रिपेयर्ड हो ना? शादी कहाँ से आ गई? अभी तो तुमने बोला सास से कुंडली मिलने वाली बात। मजाक में नहीं बोल सकती क्या? यार, हम इतने दिन साथ में रह रहे हैं, हमेशा तो ऐसे ही नहीं चल सकता ना। नहीं चल सकता मतलब आगे क्या? आगे कुछ नहीं। मैं आगे बिना शादी के साथ नहीं रह सकता। इतने दिन से तो रह रहे थे, अब क्या हो गया? तुम्हें तो करनी नहीं है शादी, मुझे तो करनी है। मुझे तो देखना है ना, घर वालों को बहाने बनाते बनाते थक चुका हूं। तुम्हारी शादी करने की वजह कितनी फालतू है, कभी सोचा है तुमने? यार तुम समझ नहीं रही हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मैंने आज तक गलत ही समझा तुमको। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम शादी करोगी कि नहीं? मैं नहीं करूंगी। तो अपना सारा सामान लेकर जाओ, अब यहां आना मत लौटकर। क्या? हाँ, मत आना लौटकर। तुम कुछ ज्यादा ही हाइपर नहीं हो रहे हो? नहीं हो रहा, तुम जाओ, अभी जाओ। अभी रात में जाओ? रात में आई थी ना, रात में ही जाओ। मैं सुबह तक झेल नहीं पाऊंगा तुम्हें। इसीलिए शादी नहीं करना चाहती मैं। अभी शादी नहीं हुई है तब घर से निकलने के लिए बोल रहे हो। शादी के बाद तो पता नहीं क्या करोगे तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं सुबह जाऊंगी, पहले ही बता रही हूँ। दिक्कत है तो तुम जाओ, जाकर स्टेशन पर बैठ जाओ या फिर किसी दोस्त के यहाँ चले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं भी सुबह से पहले नहीं जाने वाली।
तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या, ये बताओगी? तुम मुझे समझ ही नहीं पाए चंदर। ऐसे मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? तुम मुझे जानते होते तो ये पूछते ही नहीं। सब तो जानता हूं तुम्हारे बारे में। तुम्हें बस लगता है कि तुम मुझे जानते हो। लगने और जानने में फर्क होता है। तुम ये तो जानते हो कि मैं रोज कोर्ट जाती हूँ। वहां जाकर मैं रोज रोज दिन भर साल भर शादियां टूटते देखती हूँ। किसी की लव मैरिज 3 महीने पहले हुई थी, किसी की शादी हुए 15 साल बीत गए, कोई 55 साल की उम्र में डिवोर्स चाहता है। मैं इतने तरीके से शादी टूटते देख चुकी हूँ। मुझे बस डर लगता है शादी से, इतना डर कि अगर कभी सपने में भी हमारी शादी आती है तो सपना टूट जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो। मैं इतना खराब नहीं हूँ। शादियों में जो लोग अलग होते हैं वे भी खराब नहीं होते, खराब बस शादी होती है। यूं तो चंदर को कभी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ। जिनको कभी कभी गुस्सा आता है, उनको जब गुस्सा आता है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते। इसीलिए थोड़ा थोड़ा गुस्सा करते रहना चाहिए। रिश्तों और जिंदगी चलाते रहने के लिए सबसे अच्छा है। इसके आगे की कहानी अगले भाग में।